Hey everyone, thank you so much for joining another episode of Primary Market Chat. This is like our 12th episode, I think, and this is the September second week part 2 edition. एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो पार्ट 1 था उसमें हमने लगभग 8 आईपीओ, 7 आईपीओ कवर कर लिए थे। और क्योंकि नेक्स्ट वीक इस वीक 15 ओपन आईपीओ हैं और जो रिमेनिंग 8 आईपीओ हैं वो हम आज कवर कर देंगे। तो हमने लास्ट टाइम ना बजाज हाउसिंग कर लिया था, टॉलिंस टायर्स कर लिया था और श्री बालाजी एग्रो कर लिया था। उसके अलावा एसएमईज में विजन इंफ्रा किया था, माय मुद्रा किया था, शुभश्री बायोफ्यूल्स किया था और आदित्य अल्ट्रा स्टील किया था। इसका जो वीडियो है वो मैंने, अगर आपने इनमें से किसी का भी आपको रिव्यू देखना है तो मैंने ऊपर वीडियो का लिंक जो है वो स्पेस के पिन कमेंट में डाल रखा है, आप उस पे जाके देख सकते हो। उस यूट्यूब वीडियो को भी देखें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो हम स्पेस कर रहे हैं ये भी हम उस पे ही डालेंगे। एंड हैविंग सेड दैट वील प्रोबेबली सेट अप फॉर टुडे। मैं एक बार आज का सीन सेट कर देता हूँ। सो आज हम बेसिकली बहुत जल्दी में 8 आईपीओ हैं जिनको हम कवर करेंगे। हैविंग सेड दैट वांट टू हाईलाइट कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, एंड दिस इज, थिंक ऑफ इट जस्ट एज अ एंसिलरी प्रोडक्ट वेयर यू आर we are just talking about some of the companies and you are listening to them, but definitely do your own due diligence. आप अपना due diligence करके ही decision लें, and do not take our recommendations on face value. This is just like us chatting with respect to fundamentals of the company. उसके अलावा मुझे कई सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आप लास्ट में अप्लाई या नॉट अप्लाई या वो कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, उसको एकदम क्लियरली बोलो। We try and do that, but it's just that there are a lot of times when the decisions are slightly more convoluted. वो इतना straightforward नहीं होता, so it is wrong on our part to give a direct apply or unapply, because everyone's risk profile is very different. जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो हो सकता है कि कोई और ना करे, क्योंकि उसकी रिस्क प्रोफाइल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो उसके लिए ना बैठे। सो हैविंग सेड दैट, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद से लें। हम आपको जो चीज बता रहे हैं उस पर ध्यान दें कि हम फंडामेंटल्स वगैरह जो बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या करती है, क्या विजन है, कहाँ से ग्रोथ आएगी, उस हिसाब से फिर आप अपना कैलकुलेशन खुद करके खुद डिसीजन लें। बट हैविंग सेड दैट, आई अंडरस्टैंड एंड वील ट्राई एंड डू दिस कि हम क्या करने वाले हैं। वील ट्राई एंड सी इफ वी कैन ऐड दैट पार्ट, बट we do not want to persuade anyone in any direction, इसलिए definitely take that with a pinch of salt। although हमने स्टार्ट यही सोच के किया था ये स्पेस कि ये काफी न्यूट्रल होगा, क्योंकि हमारे पास ये शेयर है ही नहीं, क्योंकि हम अभी आईपीओ आया ही नहीं है पर से। सो बट स्टिल वील ट्राई एंड सी इफ वी कैन डू सम रेटिंग्स, but it's just that there are so many issues that it's very difficult to find time for all. Having said that, having set it up, एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आज हम क्रॉस और पीएन गाडगिल दो मेन बोर्ड कंपनी है उनकी बात करेंगे। उसके बाद 6 एसएमई कंपनियां हैं, शेयर समाधान, गजानंद इंटरनेशनल, एसपीपी पॉलीमर, ट्रैफिक सॉल, एक्सीलेंट वायर्स और इनोमेट। उन 6 कंपनीज की बात करेंगे। मे बी इसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रॉस लिमिटेड करके एक कंपनी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो कंपनी है अराउंड 500 करोड़ का आईपीओ ला रही है, जिसमें से 250 करोड़ फिक्स इशू है और 250 करोड़ जो है कंपनी वो ऑफर फॉर सेल ला रही है। कंपनी बेसिकली जो हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनमें जो पीछे एक्सेल वगैरह लगते हैं, एक्सेल सस्पेंशन, वो बनाने का और सप्लाई करने का काम करती है। बट मे बी इसके बारे में पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है और कैसी है। सो मे बी रोहित, डू यू वांट टू टेक अप क्रॉस एंड वॉक अस थ्रू योर रीड ऑफ द कंपनी सो फार? Thanks, Manish. Yeah, so let me get started with Cross Limited. This is a main board IPO. This is going to close along with Bajaj Housing. So, I think it's important to understand what this company does, because there's so much, maramari on that one day. So Cross Limited, they manufacture tractor and truck components, as Manish said. One of the big parts of what they do is this axle and suspension. Axle is the piece that holds the weight of the vehicle and also connects it to the wheels. Apart from this, they make a bunch of other small components as well. And these are all precision machined, safety critical parts. And their focus area is this medium and heavy duty commercial vehicle segment. The kind of segment that, say, an Ashok Leyland deals in. About 90% of their business comes just from this segment. And one very specific factor, which I'll again cover later, is that 44% of their base today comes just from this trailer axles and suspensions segment. For these HCVs, these long haul trailers, these trucks that do intercity, say a truck that's going from a Chennai to a Delhi, those kind of really long haul trailers. That is the core part of their business, and that's the business that is sort of their differentiation. The MHCV segment as a whole has been under pressure.
But this segment that they focus on has been growing very, very fast. Cross is working with all the top, companies. They're working with Ashok Leyland, they're working with Tata International, they're working with a few international companies as well. And they have about 5 plants, all in Jamshedpur. But these are, fully backward integrated. They do everything from designing, forging, foundry, the machining piece. So they're sort of an end-to-end play within the segment. They are today operating at around 68% capacity. They are, as Manish said, they're raising around 500 crore. Of that, 70 crore is for capex, and 90 crore is for repayment of debt. That new capex will add roughly another 250 to 300 crore of top line potential for this business. So today, if they can do around 900 crore from this facility, with the new capex, they can do close to 1200 crore worth of top line, which is almost doubling of their current top line once that capex is done. In this capex also, they are doing certain unique things. They're setting up an extrusion process that, for example, no one else does in India. They're going deeper and deeper on their backward integration with an even bigger and more complex foundry. So they're doing all the right things, in my view, to grow this business. So what do I like about this business? First thing is they're growing very, very fast. They grew 30% last year. They've grown 45% if you look at the last 3 years. Most of the other peers have actually been flat or degrown in, say, the last 1 year. If you can actually split their business into that HCV segment, that tractor, trailer, the long haul segment, and the other segment. And that tractor trailer segment is growing 70% year on year for them. And the other biz is just growing 78%, which is indicative of what the other peers, they are focused on this other segment. And that as a market is not growing very fast, whereas these guys are focused on this tractor trailer segment and they have like a unique positioning here, and that the segment itself is growing very fast in India, and it's sort of like explosive growth for them at 70% year on year. So there's this tailwind that they're really latching onto. They also have, so apart from the backward integration that I mentioned, they also have a lot of forward integration. So they've gone from just making the components, the parts, to doing full assemblies of the trailer axle and the suspension. So it's not just the part, but the full piece. And the third thing is the management, at least in their interviews, have been very confident about maintaining their trajectory. And they're also very confident on maintaining and improving their margins. So they currently operate at a 13% EBITDA margin, which they feel can go, up to a 20%, which is, say, what the best peer in this segment has a 20% margin. So there's also proof that it is possible if they execute well. In terms of just numbers and valuations, their sales, like I mentioned, they increased about 30% last year. Their EBITDA, PAT, both have been solid, and have been increasing sharply. The one thing is their receivables are a bit high, slightly disproportionately high, but maybe that's a one-off. They are paying 70%, they're using 70 crore to pay off debt. That will bring down their interest cost substantially. So if you look at the P that the company is coming at, they're coming at about a 34 P. But if you account for the debt reduction, it moderates down to around a 28 P. If you just compare this with peers, I'll just compare this in 2 segments. There are 3 companies, Jamna Auto, GNA, and Auto Axles. These 3 companies all trade at a 20 to 24 P. And there's one, which is Ramakrishna Forgings, which trades at 50 P. What is common to the 3 that are trading at 20, 24 P is they have no growth. Last 1 year, they've all been flat or degrown. While Ramakrishna Forgings is the only peer that is actually growing. It's grown 20-25% last year. Their margins have also improved quite a bit, and they have very, very good margins. So I feel that this company Cross is closer to a Ramakrishna Forgings, at least in terms of the fundamental metrics, not in terms of the exact business that they do. And so Cross should get a much better premium than any of the ones that are sitting at 24 P. Today, if you take it at 28p, and if you put this somewhere in between, I feel there is 20-25% left. If you even were to extrapolate this on FY26 numbers, I feel there is 20-25% upside left. So in the spirit of what Manish was saying earlier, I personally do intend to apply for this. Can look a little expensive, but I feel there is enough value left on the table in this company, and the company is actually doing certain unique things and has created a bit of a niche for themselves. Manish, over to you. Got it. Perfect. That was a very comprehensive read of Cross. इसमें anchor book वगैरह आई है, Rohit? Have you studied the anchor book yet? Yeah, the anchor book is good. It is mostly domestic mutual funds. I think when you come to this size, this 400-500 crore kind of raise, you will not really get these big, international funds, FIs. There are a couple of them as well. But generally, this is the kind of anchor book you will see, let's say for recent listing with Interarch or Ecos Mobility, both of which are up 30-40% from their listing price.
it's reminiscent of those anchor books, and the size of the issues also in that range. So it's a good anchor book. गॉट इट एंड आपने मेरे को बोला कि कंपनी अराउंड 90 CR लोन रीपे कर रही है, उससे कंपनी का पी जो है वो 34 से 28 आ जाएगा अगर आप वो कंसिडर कर लो Correct. इन करंट रेटिंग्स. इज दैट करेक्ट? That's right. That's right. गॉट इट. Tanmay, do you have anything to add on Cross from your end? Yes, I will add a few points. I just saw various interviews and the matching of the मतलब दो अलग अलग लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि उनका मैंने statements match करने की कोशिश की. So they are saying that the tractor axle segment will grow close to 22% and the remaining 45% revenue segment will grow close to high single digit one. मतलब आप इसको blend करोगे तो ये कंपनी roughly अगले साल 16-17% से grow करनी चाहिए. And the person was more giving the weightage to the export that we have signed, I think relationships with a Swedish company that we are going to offer them to families of the components. But the manager in next 2 years we will have our exports which will be around 10% of the revenue. मतलब इससे दो इंटरप्रिटेशन, एक तो वो जो एक्सपोर्ट का जो नंबर है ना वो बहुत छोटा रहने वाला है, एंड द सेकंड थिंग जो करंटली प्रोसीड्स रेस कर रहे हैं उसमें से ये 17-18 करोड़ एक्सपोर्ट के वो जो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट है ना उसमें खर्चा करेंगे, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करने में 1 से सवा साल लग जाएगा. एंड वन मोर थिंग मैनेजमेंट सेड दैट आवर मार्जिन्स आर गोइंग टू ड्रॉप इन 25. मतलब इससे क्लियर समझ में आता है कि अगले साल का पैड ग्रोथ बहुत ही लो रहेगा, 10% के अराउंड रहेगा. एंड so this company is relatively a smaller company than its peers. मतलब कोई भी peer देखो, एक छोड़ दे तो आई थिंक बाकी 5 इससे बड़े peers है. एंड what the pricing this company has done is, साथी कंपनियों का उस दिन का एवरेज निकाल लिया, 34.33 का एवरेज है, 34 के पी पे आईपीओ लिखे है. आई फील दे शुड हैव लेफ्ट 15% मोर स्कोप ऑन द टेबल. मेरे को पर्सनली ये कंपनी में 15% के लिए इससे ज्यादा स्कोप नहीं दिखता, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months. एंड एंकर बुक वाज क्वाइट गुड, एंकर बुक वाज डिसेंट, बट आई थॉट मतलब इसमें दो चीजें, एक तो मैनेजमेंट इज नॉट स्पीकिंग वेरी क्लियरली. द कॉन्फिडेंस दे आर शोन इज जस्ट रिगार्डिंग द कंपनी बट नॉट रिगार्डिंग द फ्यूचर. अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने दिखाया बहुत अच्छा है. द वॉलेट शेयर पर कस्टमर इज इंक्रीजिंग, द प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल, the CAGR of their new Excel business, which has been started 4 years back, has been doing extremely well. But what about the future? Because markets are looking for the next 1 or 2 years. They are not looking the past. So I am a bit neutral on this company. मतलब 10-15% का है scope, but they should have surely left more. Got it. Thanks, Tanmay, for your review. So we have covered Cross. Just to reiterate, we were talking about Cross. एंड इसके बाद हम दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं. हैविंग कवर्ड क्रॉस लिमिटेड, द नेक्स्ट कंपनी दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज पीएन गाडगिल. दिस एंड बजाज इज वेयर द मोस्ट competition is, or everyone's just confused on which IPO should they be applying. Bajaj Housing Finance has a higher GMP and is a bigger issue, so it seems to be winning. But let me cover PN Gadgil. एक बार मैं PN Gadgil की issue की बात करता हूँ, and उसके बाद we'll talk to everyone and take their views as well. But in the meanwhile, if you have any questions with respect to PN Gadgil, डेफिनेटली पुट देम इन द चैट एंड वील टेक इट. सो अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी अराउंड 1100 करोड़ का इशू ला रही है, जिसमें से 850 CR इज फॉर फ्रेश इशू एंड 250 CR इज अ OFS. और उसके अलावा कंपनी का ये जो लास्ट डेट है वो 12th है. सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 11th है, क्रॉस का 11th है, इसका 12th है. तो जो मनी है दैट कांट बी रोटेटेड अगेंस्ट इन टू दिस. सो जो भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाला पैसा है वो इसमें वापस नहीं जाएगा. सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट. एंड जो कंपनी है वो अपनी मार्केट कैप जो अपनी वैल्यू है वो अराउंड 6500 करोड़ 6500 CR लगा रही है एंड इज ट्राइंग टू डाइल्यूट स्टेक वर्थ ऑफ 1100 CR. अब अगर मैं कंपनी की बात करूं, प्लेन एंड सिंपल, इट्स अ ज्वेलरी बिजनेस एंड इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड ज्वेलरी बिजनेस. लाइक इट्स द महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर right after Tanishq per se, and they are a household brand in Maharashtra. It's a Pune based फ्रेंचाइजी और 200 साल से कंपनी चल रही है. और उसके बाद 2-3 अलग अलग कंपनियां बन गई हैं. पीएन गाडगिल ज्वेलर्स जो है वो एक रेप्यूटेड ब्रांड है और कंपनी के जो है वो अराउंड 39 स्टोर्स हैं इन महाराष्ट्र इटसेल्फ. डजंट हैव एनी प्रेजेंस आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, बट इट्स अ बिग कंपनी. अगर आपको इसका स्कोप जानना है तो वो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि इसका जो रेवेन्यू है पर स्क्वायर फीट
वो हाईएस्ट है रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, मतलब उसके जो स्टोर्स हैं उस पर जो ये माल बेच पाता है वो हाईएस्ट है। तनिष्क जो है उससे डबल है ऑलमोस्ट। सो इट्स एबल टू सेल अ लॉट मोर ज्वेलरी देन कंपेयर्ड योर अदर प्लेयर्स पर से। सो एक बार इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जैसे आपको दिख रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में काफी अभी सेक्टोरल टेलविंड है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। बट महाराष्ट्र इन इटसेल्फ इज लीड्स द रिटेल स्पेंडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो भी रिटेल स्पेंडिंग होती है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। एंड अराउंड 15% ऑफ ऑल रिटेल स्पेंड on jewelry happens from Maharashtra. So महाराष्ट्र में इनका प्रेजेंस है which gives a big boost to the company. उसके अलावा आज ही क्राइसल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि अभी सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ने ना कस्टम ड्यूटी कम कर दी गोल्ड की, अराउंड 15% से 9% कर दी, बिकॉज ऑफ विच द it is expected that people will buy a lot of more gold jewelry because the gold prices went down per se suddenly. So it should also, Chrysler report said that it should help with almost 22 to 25% more revenue to all the jewelry retailers this year. So that's again a big boost or a tailwind to the industry itself per se. Having said that, now let's come back to the company. So as I was saying, company महाराष्ट्र based है। इनका जो मास्टर स्टोर है वो लक्ष्मी नगर पुणे में है, और उसके अलावा इनके अराउंड 39 स्टोर्स हैं। 36 लास्ट ईयर तक थे, जिसमें 4 उनने लास्ट ईयर खोले थे। उसके बाद 3 इस साल फर्स्ट क्वार्टर में खोले हैं। 39 में से 28 कोको मॉडल में, जो कि बेसिकली कंपनी ने खुद ही ओन करती है और खुद ही ऑपरेट करती है, और जो 11 हैं वो फोको मॉडल्स में फ्रेंचाइजी ओन्ड है और कंपनी ऑपरेटेड है। और उसके अलावा बेसिकली कंपनी जो है इन 39 स्टोर्स के बाद पैसे क्यों उठा रही है? तो कंपनी बेसिकली पैसे इसलिए उठा रही है कि वो इन 850 करोड़ में से लगभग 400 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र में 12 नए स्टोर खोलेंगे। देयर आइडिया इज, अगेन देयर विजन इज टू पेनिट्रेट महाराष्ट्र मोर एंड बिकम द नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन महाराष्ट्र, एंड ओनली देन दे विल स्टार्ट लुकिंग एट अदर स्टेट्स आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। उसके अलावा जो 39 स्टोर्स हुए उनमें से एक स्टोर यूएस में भी इनका बाय द वे, और एक स्टोर दुबई में भी था, मैं पढ़ रहा था, पर उन्होंने वो क्लोज कर दिया, उस पर बाद में आते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी कंपनी की 2 चीजें जो मुझे अच्छी लगी, एक तो उनका जो स्टॉक टर्न है वो काफी ज्यादा है। 5 बार ये स्टॉक घुमा लेते हैं, इन्वेंट्री घुमा लेते हैं। स्टॉक टर्न इज 5। सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल 5 बार रोटेट हो जाता है एक ईयर में, विच इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा देयर ई कॉमर्स हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेरी वेल। लाइक उनका 2022 में अराउंड 6 CR रेवेन्यू था, 2023 में 124 CR रेवेन्यू था, और 2024 में 250 CR रेवेन्यू था, आउट ऑफ द 6500 टाइप अप्रॉक्स रेवेन्यू दैट दे डू। सो देयर ई कॉमर्स wing has also been growing very very well. तो एक बार अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो कंपनी जो EBITDA अचीव कर रही है वो सेकंड हाईएस्ट है अमंग ज्वेलरी प्लेयर्स इन द कंट्री। तो अगर मैं जैसे बात करूं तो कंपनी ने अराउंड 25K रेवेन्यू, 25,000 CR का रेवेन्यू किया था इन 2022, एंड 2024 में दैट हैज वेंट अप टू 61,000 CR, 61,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। सो कंपनी जो है वो लगभग 40% CAGR से ग्रो कर रही है ओवर द लास्ट 3 years, विच इज क्वाइट गुड। और अगर आप उस रेवेन्यू तो और उस पे अगर आप बेस देखोगे तो अराउंड 154 CR ने कंपनी ने बनाए हैं इन FY24। 154 CR पे अगर आप देखोगे कंपनी 6,500 करोड़ के टाइप के मार्केट कैप पे आ रही है, तो उस हिसाब से अराउंड 42 42 PE पे आ रही है कंपनी। और अगर आप जो उसके पीयर देखोगे ना, तो मेजरली जो पीयर्स हैं वो इसी रेंज में मोटा मोटा ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे सेंको गोल्ड है वो अराउंड 42-43 होगा, थंगमाइल होगा वो भी 42-43 होगा, ये दोनों दिखाए कंपनी ने। उसके अलावा जो डीपी आभूषण है, डीपी आभूषण इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सिमिलर, ट्रेड्स इन द सेम रेंज। कल्याण ज्वेलर्स वगैरह जो है, तनिष्क जो है, ये सब थोड़ा हाई, टाइटन थोड़ा हाई प्रीमियम कमांड करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा। कल्याण अराउंड 100 ट्रेड करता है फ्रॉम व्हाट आई नो। सो इट्स डिपेंडेंट ऑन वेयर डू यू पुट इट, डू यू कंपेयर इट विथ सिंगल state small player, or do you compare it with a bigger player? I would definitely think that it's a much bigger player. But अगर इसके अलावा मैं कंपनी की बात करूं तो प्रोजेक्शंस क्या हैं? सो एक दो चीजें और, कंपनी में जो प्रमोटर थे वो अभी तक रॉयल्टी लेते थे, लास्ट ईयर तक मैं देख रहा था, इस बार से वो रॉयल्टी नहीं लेंगे, सो दैट शुड हेल्प। उसके अलावा ये डेब्ट भी रिड्यूस कर रहे हैं अपने, जो 850 CR रेस कर रहे हैं उसमें से अराउंड 300 करोड़ का ये डेब्ट रिड्यूस करेंगे, सो दैट शुड ऑल्सो हेल्प विद द PE कमिंग डाउन।
उसके अलावा उन्होंने अपना दुबई का बिजनेस, जैसा मैं बता रहा था, बंद कर दिया है. सो उससे उनका मैं देख रहा था लास्ट ईयर अराउंड 15-16 CR टाइप का लॉस था उस बिजनेस में. डोंट कोट मी ऑन द नंबर, दैट माइट बी ऑफ स्लाइटली, बट वो बंद हो जाएगा तो उसका, वो बिजनेस बंद हो जाएगा तो उसका भी रेवेन्यू कंपैरेटिवली ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा आएगी पर से. सो और उसके अलावा जो प्रमोटर ने इंटरव्यूज वगैरह देखे उसमें बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 30-35% CAGR ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड हम पैट भी 3.5% पे ग्रो करेंगे. सो इट सीम्स दैट द प्रमोटर इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द कस्टम ड्यूटी कमिंग डाउन. तो उसकी वजह से क्या है, पिछले 1 महीने से और अगले 1 महीने तक द डिमांड इज सपोज टू बी वेरी स्ट्रांग. देन Q3 you come into your festival, so again demand would be very strong. So this year in itself should be a very very good for the company. So it's basis that the company should make a lot more profit. I feel it's one of those companies which will grow, and this year should do very very well for them. Why I like this company, again, it's a Maharashtra play. Maharashtra has the highest retail spend in the country, and इनका कहना है कि हम महाराष्ट्र में पहले अपना इंक्रीज करेंगे बिजनेस, और नंबर 1 रिटेल प्लेयर ज्वेलरी ब्रांड बनेंगे, उसके बाद बाहर देखेंगे. सो आई रियली लाइक दैट फैक्ट, एंड आई रियली लाइक द लेगेसी ऑफ PN गाडगिल. आई हैव लिव्ड इन पुणे, सो आई नो इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड देयर. उन्होंने इतना ज्यादा बाहर एक्सपेंड नहीं किया, बट दे आर नाउ स्टार्टिंग टू लुक आउटसाइड एंड have more hunger per se, or if I can say something like this. So again, I would kind of rate it as a very good business to apply. It's one of those dumb non-nonsense businesses which you can kind of calculate कि आप इसको बहुत आराम से फिगर आउट कर सकते हो कि क्या सेल्स होगी, कितना रेवेन्यू आएगा, और किस हिसाब से कंपनी बढ़ेगी. सो इट्स अ हाई ग्रोथ नो नॉनसेंस बिजनेस, एंड एट 42p at IPO price at least it's a very very good business. I still feel there's a lot of margin which is left, बिकॉज ये जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, डेप्थ कम हो रहा है, उसकी वजह से PE will come down drastically because they'll show growth. But having not even going with that, even if you look at 154 CR which they have made, they are coming at 42 PE, which will do well. Like उनको जो आप ये सेनको वगैरह से भी कंपेयर करोगे, उनके मुकाबले भी this is a more organized play, this is a more reputed brand, so this definitely leaves scope on the table, and I'll be applying for this issue. But again, that's a confusion because Bajaj also is a good issue. One thing to keep in mind, Bajaj is a 6,500 CR issue. This is a 1,100 CR issue. So Bajaj का size is like 5x more compared to this issue. But ये एक दिन बाद हो रहा है, तो हो सकता है काफी सारा पैसा पहले ही ब्लॉक हो जाए. So it's a conundrum which everyone's going through कि कौन सा issue apply करना है. But that's my read of PN Gadgil. Rohit, Yash, Tanmay, I can't see. But do you guys have anything to add on this? Nothing from my end, Manish. Nothing, Manish. परफेक्ट. एक काम करते हैं, उसके बाद हमने ये PN गाडगिल की रीड कंप्लीट कर ली है. अगर तन्मय वापस ज्वाइन करता है तो उनसे पूछेंगे, बट इन द मीनवाइल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, डू काइंड ऑफ पोस्ट देम एज वेल हियर एंड वी विल टेक देम. उसके बाद हम SMEs की तरफ चलते हैं. I have a few questions. Let me read these questions. Isn't the lower duty structure a one-off, and PN Gadgil's growth and premium should be viewed apart from that? But custom duty तो कम हो गई है, right? So again, there's always a risk of government regulation. अगर custom duty वापस ज्यादा हो जाती है, तो फिर से ये इशू आएगा. But having said that, like price, supply demand will somehow manage. But अभी at least Q2 should be very very good, and according to Chrysler report, I haven't went deep into it, but उसके हिसाब से 22 से 25% टाइप का इस बार का रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कंपनी का. And someone has said that their competition is mostly from unorganized retailers, which is quite intense in tier 2 and tier 3. They have good presence in tier 1. So that's something which needs to be kept in mind. And again, one more thing. So PN Gadgil Jewelers and PNGS Gargi are two very different brands. They belong to different groups. उनका जो parent है वो same नहीं है. So they are different companies per se. That's what I had in terms of the questions. Do you want to very quickly talk about Gadgil, because I understand PNG Jewelers, or as I should be saying, PNG Jewelers is something which is close to your heart, and you are very a big bull on PNG. So do you want to go ahead and talk about PNG? Although I have given a very high level read, and this is basis what we had discussed in the morning. Is my voice clear? It is. Huh. So I will just say some metrics on which PN Gadgil stands out than the peers. The first
one was revenue per square feet. I think Manish Bhai has mentioned that point. The second one I will say revenue per store is 160 crore. Just imagine a single store, be it a franchisee or be it owned, they are doing 160 crores revenue. Okay, and I will say one more thing that management has confidently said regarding the 30 to 35% revenue growth in the next year, and post the next year there will be the 12 new stores. After the, I think out of 12, I think 8 or 9 will be kicking off in the next FY. And they have all see, due to this custom duty change, there is a pump of jewelry demand in the last month and this month, so its Q2 will be much healthy. And one more point was, I will just say one thing, that they have a single store which is in Lakshmi Road, Pune. This store did 750 crore revenue. Single store did 750 crore revenue in FY24. They intend to do that 800 to 850 next year. So I just want to highlight out of this that this company is a family owned organized jewelry brand, which is, I think, in listed space I don't know peer which can be compared with PN Gadget. And I'm super confident on this that it will get the multiple, which will be, I think, more almost 50% higher to Senco. It will get an extremely higher multiple in the market. मतलब ये ना प्रॉपर कोर पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है. And on each parameter, the management is solid. Next 3 years are going to be outstanding. Next year, I think I can see profit growth next year close to 80% easily next year. और उसके अगले साल भी 50-60% easy रहेगा. तो उसके हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे, मतलब 50% लिस्टिंग इसके ऊपर बहुत आराम से आना चाहिए एज पर मी. एंड आई थिंक एंकर बुक विल बी आउट इन 1 hour. आई फील नेम्स विल बी सॉलिड. So that's all from my part. I'm super bullish on the company, and I'm from Pune. And I'm not from Pune, means I have been there 3 years. And their store is also in my home city. So I'm visiting PN Gadget from last 10 years. So I know what quality this guy has. And we never even think to go at a second jeweler. Extremely trustworthy brand. And the legacy is next level. Next level. The designs are good. They have good antique jewelries. They have good diamonds. They have good jewelry. They have the low making charges, which comparatively to the larger peers. So that's all on PN Gadgil. परफेक्ट, थैंक यू धर्मेंद्र. उसके बाद हम लेट्स मूव टू द एसएमईज. तो एसएमईज की बात करते हैं. सबसे पहले हम एक एसएमई की स्टार्ट करते हैं, शेयर समाधान की. आई नो यश हैज बीन स्क्रैचिंग हिज हेड ओवर इट. वो अपना पूरा हेड स्क्रैच कर रहा है कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, और उसको थोड़ा लाइक काफी डिफिकल्टी हो रही है टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी. सो मे बी यश, आई विल गो टू यू टू अंडरस्टैंड अबाउट शेयर समाधान. व्हाट डज शेयर समाधान do, and what did you find about the company? Just setting it up, it's a 24 CR issue, around 24 CR कंपनी रेस कर रही है, और इन सभी मेन बोर्ड और कंपनीज के साथ इसका अभी क्लैश हो रहा है. 11 सितंबर को कंपनी बंद होगी. सो यश, ओवर टू यू. थैंक यू मनीष. तो जैसा मनीष बोल रहा था, मैं तो कंफ्यूज ही रह गया कि कंपनी कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है. बट हियर वी गो. तो शेयर समाधान 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी न्यू दिल्ली में. तो द कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिट्राइवल सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज एंड वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज. तो मेजरली इसके 3 रेवेन्यू सेगमेंट हैं, 3 to 4 रेवेन्यू सेगमेंट है. तो फर्स्ट वन इज यही इन्वेस्टमेंट रिट्राइवल सर्विसेज, जिसमें वो कंसल्टेशन देते हैं रिगार्डिंग अगर आपके कोई शेयर्स ब्लॉक हो चुके हैं या फिर फिजिकल फॉर्मेट में एंड यू हैव टू डू इट इनटू डीमैट फॉर्मेट, या फिर शेयर्स खो गए हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट. तो उस पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं ये लोग. एंड जो भी इन्वेस्टर का कंफ्यूजन होता है उस सबको भी दूर करते हैं रिगार्डिंग एवरी एसेट क्लासेस, बी इट डेट, बी इट इंश्योरेंस, बी इट प्रोविडेंट फंड, बी इट इक्विटी. दूसरा सेगमेंट है इनका, दैट इज वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज, जिसमें इनका एक सब्सिडरी है विच इज वेल्थ समाधान प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये एक काइंड ऑफ रिपोजिटरी जैसा है जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट्स जो होती है एक इन्वेस्टर की, वो इनक्रिप्टेड होके हम सेव कर सकते हैं, देन दैट इज सेव इट इन अ वन प्लेस. दूसरा इनका एक सब्सिडरी है विच इज न्याया मित्रा लिमिटेड, विच इज इनटू लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस. तो कोई भी लीगल डिस्प्यूट होता है या फिर कुछ भी केसेस वगैरह होते हैं, तो ये कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू वो केसेस लेती है, वो लिटिगेशन लेती है. दे एनालाइज द केस एंड देन दे सी की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड देन बेसिस ऑन दैट दे चार्ज सम फी, एंड देन ये उसके केसेस में लेती, मतलब वो केसेस सॉल्व करवाती है ऑन द बिहाफ ऑफ
जिसको प्रॉब्लम होता है। तो अगर रेवेन्यू बाइफरफिकेशन की बात करूं मैं, तो अगर मैं लास्ट 2 years देखूं, FY22 FY23, तो उसमें इन्वेस्टमेंट रिट्राइवल सर्विसेज वाज द मेजर प्रोपोर्शन, 88-89% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट segment was consultancy services, which was 10 to 11%, 12% in past 2 years, FY20 FY23. FY24 में the split has been changed significantly. अभी investment retrieval services is close to 30% and consultancy services is 64%. तो काफी FY24 में मेजोरिटी ऑफ जो सेगमेंट था कंट्रीब्यूशन जिससे आ रहा था रेवेन्यू में, वो चेंज हो गया है, विच हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखूं तो FY23 में 45 लाख का प्रॉफिट करा था उसने, लेकिन जैसे ही उसने कंसल्टेंसी ज्यादा करने लगा चेंज इन सेगमेंट में, तो 4 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आ गई है कंपनी। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दे विल कंटिन्यू टू डू द सेम। 65-70% कंसल्टेंसी रहने वाला है बिजनेस में, तो आई थिंक सिमिलर मार्जिन्स कैन बी एक्सपेक्टेड विद द कंपनी। मोर ओवर जो ये पैसा रेस कर रहे हैं, उससे दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ टेक्नोलॉजी जिसको द मनी ऐप का है, 4 करोड़ इज फॉर दैट। देन दे हैव अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन जिसको इंडिया या अब्रॉड में किया जाएगा, दैट इज फॉर 3.5 करोड़। द रेस्ट विल बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 7.9 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, एंड द रेस्ट रिमेनिंग पार्ट विल बी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. I think there is no peer listed which is doing similar kind of work. But one thing which is very interesting in this niche segment in this company is the background of promoters. They have solid background. For example, Abhay Kumar Chandalia is 51 years old, LLB degree, MBA degree. He's a qualified CA and CS. मतलब majority of their management is either qualified CA or either qualified CS or both with MBA in finance. तो I think इनका background बहुत solid है. And basis on this only, what I would say is कि listing के लिए apply कर सकते हैं, just basis on the management quality, कि management का quality बहुत solid है, तो I think this should do good. Couple of questions, यश, कितना पुरानी है कंपनी? I think it's 2011 में incorporate हुई है, तो around 13 years. Got it. And आपने बोला कि कंसल्टेंसी आप ज्यादा कर रहे हैं, so have they mentioned anything कि why, what changed and how do they plan to continue to do this consultancy going forward higher, or is it something which is not mentioned or which you couldn't find per se? No, actually I didn't find much on this company because it was too much of confusion, like what exactly they are consulting on. Got it. And उसके अलावा इनका LM में देख रहा हूँ नानोलिया है, so Correct. LM की कोई रेप्यूट है? मैं एक बार I देख भी रहा हूँ I think LM के पास इश्यूज तो बहुत सॉलिड है एंड काफी अच्छी लिस्टिंग कराई है उसने, काफी अच्छी कंपनीज लेके आए हैं वो. Got it. So that was with respect to, we have covered share Samadhan here. And did you happen to look at the anchor book yet, or वो आपने नहीं देखी अभी तक? No, not looked at anchor book. Okay, so that was with respect to share Samadhan. As Yash said, I haven't read about the company yet, so I don't have a decision. But from what I could see, the general consensus was also that it's a tough company to read, probably because the RHP is not made in the best possible way in terms of what they wanted to say. But this is what we could find out from our read. Definitely take a decision basis that. हम अभी तक शेयर समाधान की बात कर रहे थे. If you have joined in between, मैंने ऊपर पिन कमेंट में YouTube चैनल डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. Go ahead and subscribe to that. वहां पे भी हम ये जो अपना स्पेस है ये डालेंगे, वहां पे आप हर IPO का अलग से रिव्यू सुन सकते हो. We kind of put this and we try and do it द सेम डे, ताकि उसमें इशू ना हो कि आप लैग ना आए पर से. सो डेफिनेटली गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो पुराना वीडियो है जो पिन्ड है, वो भी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के साथ जो कंपनी हमने पार्ट 1 में रिव्यू की थी वो है. सो गो अहेड एंड फॉलो दैट एज वेल. बट हैविंग सेड दैट, अब अगली कंपनी की बात करते हैं. सो मे बी नेक्स्ट कंपनी जो उठाएंगे वो गजानंद है. So Gajanand की बात करते हैं. Maybe I'll set it up for Rohit. So from what I could understand, it's a 20 CR issue, 20 करोड़ का issue है, and all of it is fresh issue, and the company is coming at a market cap of like 65-67 CR and makes cotton from what I could see. So maybe Rohit, do you want to go ahead and talk about the company? Yeah, I'll cover this one quite quickly because this, at least to me, was a fairly simple read. So this business is an agri trader
come cotton producer. They position themselves as a cotton producer, but if you see their business, 55% of their business actually just from agri trading, and the cotton processing and manufacturing is only about 45% of the business. In terms of processing of cotton, it's basically you get raw cotton, you remove the seeds, which is a process called ginning. You press it and compact it into cotton bales, and then you sell those bales. And then you take those seeds, which is a byproduct, you convert that into either cotton oil or cakes. That's the general process in the cotton industry. It's not a very complex process. Today, their capacity, I think they have, whatever capacity they have, they're only using about 25% of it. The funny thing is, most of their revenue growth, if you see the revenue growth from last year to this year, almost 100% of their revenue growth is from trading, and majority from chana. Chana is a, we just had JM Foods. I don't know, suddenly from cotton to they're doing 40 crore, I think, of revenue just from chana trading on a 100 crore base. It just didn't make any sense to me. The cotton manufacturing piece, which is supposed to be their core business, has actually fallen. Their numbers are really poor. The revenues, of course, have grown, but for a trading business, the easiest thing to do is to grow. If you have working capital, you can grow. There's almost no margin. The balance sheet is very weak. The cash flows are negative. It doesn't give me any confidence. This business coming at a 30 PE. Normally, agri trading doesn't get more than 10, 12 PE. Doesn't matter how much the companies grow because there is no moat whatsoever in this business. They get 10, 12 PE. We have seen already with Piotex and United Cot Fab. Both are recent businesses in this sort of cotton, specifically in the cotton space. Both are down hugely from IPO price. They're trading just at 10 to 12 PE. In my view, it's a very easy avoid. I hope this does not get oversubscribed significantly. May not lead to the best outcome. If you're applying for this, just exercise caution or make sure you've researched this and know something that, say, I don't. I just noticed that just when I refreshed that IPO premium website, now I saw that GMP is suddenly magically 50%. Highly doubtful. This is also a 20 crore fixed price issue, which means there will be 100% free float when it lists. There's no anchors. So yeah, exercise caution with this. There is nothing fundamentally that would make anyone want to apply for this issue, in my view. Perfect. Thank you for covering this, Rohit, very quickly. And in fact, ये मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ी सी ना थीम है जहाँ पे इस बार की जो कंपनी है ना वो मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम समझ रही है. एंड मैं भी जो दो कंपनियों की बात करने वाला हूँ उसमें भी मैं प्रोबेबली सिमिलर रीड ही बताने वाला हूँ. मैंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रीड बताई थी. सो हम अभी तक PNG ज्वेलर्स की बात कर रहे थे. आई विल पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल. सो इफ यू हैवंट फॉलोड द चैनल, गो अहेड एंड फॉलो द चैनल. द पिन कमेंट में लिंक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो. हैविंग सेड दैट, वी विल काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड. SMEs के पे वापस आते हैं. सो अब SPP पॉलीमर की बात करते हैं. इसका भी एक GMP दिख रहा है. फ्रॉम व्हाट आई कुड सी द GMP वाज हायर. अगर मैं कंपनी की बात करूं सो अगेन इट्स अ फिक्स प्राइस इशू. अराउंड 24.5 CR कंपनी रेस कर रही है. 12 तारीख को क्लोज होगा. सो विल क्लोज विद गार्डगिल. एंड कंपनी जो है वो 90 CR मार्केट कैप पे आ रही है. सो अगर मैं बताऊं तो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी ना वोवन फैब्रिक बैग्स एंड नॉन वोवन फैब्रिक बैग्स बनाती है. सो थिंक ऑफ इट लाइक जो कट्टे होते हैं जिसमें प्याज रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, सब्जी की जो फिल्म होती है जिसमें सब्जियां आती हैं, वो सब चीजें जो होती हैं कंपनी बनाती है. सो इट्स अ वेरी कमोडिटाइज बिजनेस एंड लाइक आउट कमोडिटाइज बिजनेस और B2B बिजनेस है. तो B2B में क्या होता है, यूजुअली ना मार्जिन कंपनी के कम रहते हैं. सो कंपनी बेसिकली के पास ना उत्तराखंड में, पंतनगर उत्तराखंड में एक फैक्ट्री है जो कि उन्होंने लीज पे ले रखी है सरकार से. बहुत ही कम रेंट है उसका. अराउंड 70,000 रुपीज रेंट है पर ईयर का, विच इज गुड. उस फैक्ट्री में ये बैग्स बनाती है और उसके बाद B2B प्लेयर्स को सेल करती है. और इनके पास जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी पे मैं आता हूँ, बट बेसिकली दैट्स देयर मेन बिजनेस. अराउंड जो वोवन फैब्रिक बैग्स हैं वो 74% है रेवेन्यू का, और जो नॉन वोवन बैग्स हैं वो अराउंड 24% रेवेन्यू का पार्ट है. और उसके अलावा कंपनी का जो बायर्स है, लाइक बायर्स, टॉप 10 बायर्स लाइक अराउंड constitute to 90% of revenue. Similarly, top 10 suppliers constitute 93%, but that should not be a point of concern क्योंकि B2B business है. तो B2B business में comparatively ये रहता है. बट अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कंपनी जो है वो 25 मेट्रिक टन की इनकी वोवन बैग्स बनाने की कैपेसिटी है पर दिन की, और नॉन वोवन बैग्स जो है वो 10 मेट्रिक टन बनाने की कैपेसिटी है पर दिन की. और इसमें से कंपनी ऑलरेडी लाइक लास्ट ईयर तक कंपनी जो है वो 67% वोवन बैग्स में ऑपरेट कैपेक्स
कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही थी और 79% नॉन वोवन बैग्स में ऑपरेट कर रही थी, बट उन्होंने ना बीच में अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी और उसके बाद उसको यूज कर लिया फुली। इस बार अगर इन्हें ना 30 जून तक का भी रिजल्ट दिया है, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है, उसमें ना इनने अपनी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 22% दिखाई है। सो अवेलेबल ही 25% ही, राइट, क्योंकि क्वार्टर भर में आप कैपेसिटी को भी बाय 4 कर दो, 25 में से 22% ऑलरेडी यूज हो गई है। सो कंपनी को बाद में कैपेक्स भी करना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस। मार्जिन देखूं मैं अगर FY24 में वो 1% था, जो कि अभी मैजिकली फर्स्ट क्वार्टर में 3.5% हो गया, उस पर आते हैं। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये कमोडिटाइज बिजनेस है ना, तो इसमें यही होता है कि या तो मुझे तुम सस्ते रेट पे दे दो या मैं किसी और से ले लेता हूँ ये कट्टे थैली वगैरह। सो इसकी वजह से ना मार्जिन विल ऑलवेज सफर। हैविंग सेड दैट, अब मैं बात करूँ कंपनी क्यों रेस कर रही है, अमाउंट तो 24 CR रेस कर रही है। लगभग 8 करोड़ इनको लोन पे करना है, 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है और उसके अलावा 6 करोड़ का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने ना अराउंड 91 CR का रेवेन्यू किया था इन FY24, जिसमें उन्होंने पैट जो बनाया था वो सिर्फ 91 lakhs बनाया था। सो अराउंड 1% पे काम करती थी। उसके बाद अगर मैं FY25 का फर्स्ट क्वार्टर देखूं तो उन्होंने 28 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, जिसमें उन्होंने पैट जो बनाया वो ऑलरेडी 91 lakhs बना लिया है। सॉरी, FY24 में 99 lakhs बनाया था, नॉट 91, 99 lakhs बनाया था, बट मार्जिन वो स्टिल 1.08% पैट मार्जिन था। अब वो जो मार्जिन है वो 3.24% हो गया है कंपैरेटिवली। और उसका जब मैं रीजनिंग पढ़ रहा था तो वो रीजनिंग कंपनी ने बहुत ही इजीली बोल दिया है कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई, बट ऑपरेट तो सेम मार्जिन पे कर रहा है, तो मुझे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली पॉइंट जो है वो समझ नहीं आई कंपैरेटिवली। और उसके अलावा कंपनी नहीं, सॉरी, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, वो उधर है यार, एक्सेलेंस वाइज में, सॉरी अबाउट दैट। बट इसमें कंपनी ने बेसिकली अपनी जो बताया कि मार्जिन इसलिए बढ़ गई क्योंकि इनको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 75% से 70% हो गया इस साल में। और उसका रीजन उनने ये बताया है कि 75% से 70% हो गया बिकॉज दे यूज बेटर क्वालिटी मटेरियल, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ उन्होंने रीजन बताया था, जो कि मुझे कंपैरेटिवली जमा नहीं। सो देयर वाज नॉट अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू व्हाई द कंपनी डिड सो मच बेटर दिस ईयर। 90 lakhs पैड से एक क्वार्टर में 90 lakhs पैड बनाना, मतलब तुमने 4x कर लिया अपनी परफॉर्मेंस को इन 1 क्वार्टर। व्हाट चेंज वाज नॉट समथिंग विच वाज क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कंपनी जो है वो लगभग 90 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रही है, और अगर उसको आप FY24 के पैड से कंपेयर करो जो कि 99 lakhs था, तो अराउंड 890 पी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। बट अगर आप एनुअलाइज पैट ले लोगे, कि अगर मैं ऐसा मानूं कि कंपनी ने जो ये FY25 के फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यू कर लेगी, तो भी कंपनी का जो पैट है वो 25 आता है, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि कमोडिटाइज बिजनेस है। तो इसमें मुझे समझ नहीं आया कि कंपैरेटिवली कंपनी क्यों इतना मार्जिन, क्यों इतना अपना वो ट्रेड GMP वगैरह, और जो कंपनी में क्या स्पेशल है पैसे। और इसके जो इसने कंपैरेबल दिखाए हैं वो ऋषि टेकफेक्स दिखाए हैं, MB दिखाए हैं, जो 34 के पी और 23 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। सो इट इज अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू ग्रो इन, क्योंकि इट इज इजी टू पुट दिस फैक्ट्री, ऐसे आप फैक्ट्री लगा लो और ये जो कट्टे और वोवन बैग्स हैं वो बनाने लग जाओ। इट्स नॉट समथिंग विच नीड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी काइंड। उसके बाद ये जो IPO है वो इंटरेक्टिव फाइनेंशियल्स LM है, बहुत ज्यादा अच्छा LM नहीं है कंपैरेटिवली, लाइक एज एवरेज डिसेंट रेपुटेशन। लास्ट 13 लिस्टिंग्स में से 3 डिस्काउंट में खुली हैं उनकी। सो बी केयरफुल ऑन दिस इशू एज वेल। आई नो इसका जो GMP है वो 50-60% टाइप था, बट मुझे कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा वैल्यू रीजनिंग एटलीस्ट समझ में नहीं आई कि ये GMP क्यों है। एंड इट इज समथिंग विच इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड बिजनेसेस विच आर गुड amongst the listed business, but that was with respect to SPP Polymer. If you guys have anything to add on SPP Polymer, or we can move to Traffic-Sol. It's something which again it's one of those, like, now we have a few good issues which we can talk about. But Rohit, do you want to talk about Traffic-Sol unless someone has something to add? यार मैंने थोड़ी सी पढ़ी पॉलीमर, मुझे तो मतलब कुछ ही समझ ही नहीं आई। मतलब आई फील दैट IPO से जस्ट पहले थोड़ा विंडो ड्रेसिंग हो रही है, एंड मतलब मुझे तो वो कंपनी मतलब बिल्कुल इन्वेस्टेबल नहीं लगती। मतलब IPO क्यों लाया उन्होंने, मुझे वही समझ नहीं आया। तो मतलब मेरी साइड से तो पूरा स्किप ही है ये। एंड वन मोर थिंग ऑन द प्रीमियम साइड, अभी ना ये प्रीमियम्स का थोड़ा अलग गेम चल रहा है। Now recently the JM Global listed its premium I think one time it was 45%. आज फ्लैट लिस्ट हुआ, ना ₹1 ऊपर ना ₹1 नीचे।
तिरुपति बालाजी का 90% प्रीमियम दोपहर 1:30 बजे दिखा रहा था. आई बेट के 30% के नीचे लिस्ट होगा, बिकॉज उसका प्रीमियम सर 15% के बाद इसमें ट्रेड ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ 90% दिखाने को दिखाया है. तो आई फील दिमाग में गार्ड बांध लेने अभी ना की सर हम प्रीमियम देख के अप्लाई नहीं करेंगे, क्वालिटी ऑफ द इशू क्या अप्लाई करेंगे. मेरे को एपीएफ में थोड़ी सी भी क्वालिटी नहीं दिखती. दैट्स इट. Yes, I can hear you. okay, I'm not able to hear Manish. He's not But speaking. he's not speaking. Okay, fine. ठीक है. Let me move to traffic. Sorry, I couldn't hear if. I couldn't hear if I had to get started. But let me start with traffic Yes. solve. This is an interesting issue because of the segment they are in, though I'm not fully convinced. So let me just run you through what they do, and then I'll tell you what I like and dislike. So what traffic solve does is they provide what they call intelligent transportation system and automation solutions, or like to sort of explain that in a better way for you to understand. They have basically 5 or 6 different things they offer. The first one is a traffic management system. This basically takes various sensors, cameras, and other kinds of monitoring devices placed along roads, highways, etc., to gather data on traffic conditions, the vehicle flow, the speed, if there's too much congestion, if there's any accident, and so on. So an example of this could be signals. Like you might have seen, there are certain signals today that have this thing called dynamic signal control, where based on the load at the signal, it will show the time. Like say if there is from one side there are a lot of cars and the other side there are not a lot of cars, rather than spending 60 seconds for each signal, this will then be able to intelligently spend lesser time from the side where there are fewer cars and keep the green light longer for the one where there are more cars. Another use case would be the sort of speed detection that you might have seen. For example, at least I use the Bangalore-Mysore highway once in a while, and you'll see these large speed detection boards along with the camera, which will show you how fast you're going, and it will show a message saying slow down, you're over the limit, or whatever that is, right? So, and these can also be linked to actually directly fining you. So that is the kind of thing that you will see in the traffic management system. The second thing that they offer is a tunnel management system, which is something similar to the above, but focused on tunnels, where, safety and incident management, that is accidents, are very, very important to diagnose very quickly in tunnels because of lack of space. The third thing they do is called toll management, which is, you would have seen the FASTag booths now when you enter or exit any highway. That entire sort of setup is what, including the automatic detection, that boom barrier, that whole piece, including what the actual operator in that cabin does, that whole thing is what the toll management system is. These three are kind of related to this whole traffic piece. But apart from this, there are a couple of other things that they do, which I found a bit odd. They do general EPC work, which is of two types. They do just electrical, that is normal electrical line laying, up to 220 kilowatts, the sort of lines that you see in cities. They say that they are doing solar, though there is no active project that I can see. And they do highway lighting, which is, street lights, LED lights, which is again quite different from this whole traffic management piece. The other piece that is kind of odd is they have a line called defense, which is basically supply of airline spares. If there are some underwater tasks and people need manpower, they would provide them. So it's just a hodgepodge of many different things. There is a sixth and final thing that they do, which is one of the reasons why they're raising money. So I wouldn't say they do it. They seem to want to do it. It's called an integrated command and control center. You can treat this as like the nerve center of a smart city. So smart city is a buzzword that now I'm sure you'd have heard. Modi ji has himself said it. There have been a few, policy pushes towards this. But this is basically like the technology that allows someone at the city center to monitor, analyze, and sort of control and see what's going on at a city level. You'll have cameras installed throughout the city, and then you have the sort of software and sort of visualization of that at one central place. So these are the 6 different things this company does. The 6th one, which is this ICCC, is not yet something they've started, but there is clearly a tailwind here, and the objects of the issue actually has, like the biggest object of this issue that they're raising about 40 odd crore, about 17 crores they want to spend to just purchase a software that will help them, do this ICCC business going forward. Now, there are 3 things I found, like apart from the fact that there's so many different things that they're doing, there are 3 things that I found a bit surprising. First is just in terms of revenue.
that traffic management system, the name is literally Traffic Sol. The traffic system, the traffic tunnel, and the toll system, that revenue has not grown at all. It is flat. All of their new revenue growth is coming either from this electrical work, which is very basic, and this defense piece. Again, I have no idea if it is actually defense. There isn't a lot of information on it. And now, each of these businesses contribute one third of the business, and that traffic business has just not grown. It suggests that traffic piece by itself is maybe a small market. I mean, I'm a little surprised that it's not grown, but it is what it is. The second piece, which is a bit of a gray area for me, is that the P&L looks excellent. They've grown from 36 crore to 66 crore in revenue last year. Very, very healthy PAT margin of 18%. But their balance sheet really does not look good. Their receivables are almost 70%, 65% of their sales. It has just shot up last year. It's a huge chunk of their receivables, which is due for over 6 months. Their cash flows are very negative. I just am not able to understand what this business is trying to do and what this sort of P&L is trying to say. It definitely looks like there is some dressing up. And the third piece, which is a bit odd to me, is this is a technology company. They say they're an IT company. They have very few people in their software development team. This ICCC product, which is supposed to be their sort of next gateway, they're purchasing this product. They're not actually making it in-house. So this is, again, clearly not a specialization that they have in-house. And whatever tools, dashboards that they have made, they've shared a few screenshots. They all honestly look like they've been made 10, 15, 20 years ago, just in terms of user experience and design. So these are things that I found a little bit surprising. Having said that, there's a phenomenal group of pre-IPO investors. Mr. Guna Ved is a pre-IPO investor here. This company has a crazy GMP. It is coming at 14p, which as such is quite cheap. If you ignore the balance sheet, it is definitely cheap for the numbers that they have shown. And if I'm not mistaken, this stock was trading at almost 3 to 3.5 times the IPO price in the unlisted market. So personally, I will apply with a view to just maximize listing gain. I personally feel there are a lot of questions. I'm not able to get my comfort on this on this company for the long term. I think if they execute, if they do pull off this ICCC business, then there is something there for the long term. But just the business they have is too confusing. It's too many different things. Like a bulk of their revenue is coming from like this electrical line laying. So I'm not able to correlate what this business seems to have started out to do and what they're doing today. So I am kind of neutral. I mean, great for listing gain. That's a no-brainer. But beyond that, I'm a little doubtful. Thanks, Rohit. Can you hear me now? Yes. Now you're clear. Perfect. Thank you so much, man. I don't know what happened. Sorry, guys. I got dropped because of which there was probably some silence. I was speaking here. But thank you for covering Traffic Sol. I just want to highlight what Rohit said. I haven't read the company fully per se. I know, Yash, you had a few points if you want to make, or we can skip this. But want to highlight that unlisted market pre-IPOs, it was trading at like 230, 240, 280 rupees as well at times, while IPO has came at 70 rupees. So आप ये सोच भी लो कि अगर ये 90% पे भी खुलता है तो भी अराउंड 130 पे खुलेगा. उसके बाद वो कितना ऊपर जाना पड़ेगा उसको कि वो 270, 280 टाइप का वैल्यू टच करेगा. उससे पहले आपको मिल जाएगा क्या? तो illiquidity वाले जो shares हैं, be very sure of what you are buying in unlisted market. I don't want to say that unlisted market is bad in any way. There are very good opportunities, but you need to really know about what you are buying and why you are buying, and kind of also have the connects to be able to verify those stories. तो कई सारी stories होती हैं, उसके बारे में भी आप समझें कि वो story क्या कह रही है, क्यों कह रही है, before buying anything. And I will also apply for Traffic Sol. It's something which is the buzz. काफी ज्यादा buzz है कि ये defense में भी है. I know, Rohit, you just mentioned that there's not a lot of detail on with respect to that as well. But Yash and Tanmay, do you guys have anything to add on this issue? I just wanted to ask Rohit. Rohit, do you have any idea like how big the market size is for them compared to, given the government is spending so much in road infra? So can we see this as a road proxy per se? I would have wanted to, Yash, but the lack of growth in this segment, in their core segment, which is supposed to be the road proxy, and the fact that they're now sitting and doing electrical line laying, and saying they're going to do solar,
and they're just sort of degrowing in their road proxy segment is very concerning, because it's not like road has not been growing for the last 3 years. So I find it I'm just not able to marry these two things. And yeah, I'm not sure why. If there was maybe an interview or something with the promoters, if that comes out in the next couple of days, maybe we'll get some better clarity. But I somehow am getting the feeling that what they're doing, that traffic management, is a very one-time kind of thing, and they're not able to scale that business for whatever reason. Understood. I think mostly then they will expand in their electrical EPC parts that they're doing in road infra, maybe. What is it? Are they installing light and all? Yeah, they're installing lights, they're installing these electrical lines and stuff. The one thing, like I said, they have this integrated command control center, which is a big part of the objects of the issue. Remind you, they will raise the money, then they will get the software, then I presume they will bid for, maybe setting up some of these in some of the cities that are coming up. That could be a very interesting play if it plays out, but it is certainly not priced in, and I don't think it should be priced in until there is some proof that they're able to execute on this front. Like if they say win a big order or something, or if there's some buzz that they're about to win a big order in this side, then that could be really, really interesting, because they can win one, then they can win a lot more. And there is definitely a lot of government push. But I feel that's the only thing which is genuinely new and differentiated about this business. If they're just another EPC player, electrical EPC player, then it's not exciting. Especially if they end up coming at like 40, 50, 60p, if it gets pushed, the price gets pushed up. Perfect. Thank you, Rohit, for covering ट्रैफिक सोल. हमने अभी ट्रैफिक सोल की बात की कंपनी की. अब हम अगली कंपनी की बात करते हैं. अगली कंपनी जो है वो है एक्सीलेंट वायर्स. 13 तारीख को बंद हो रही है ये, तो इसमें बजाज का पैसा रीयूज हो जाएगा, बट आई वुड पर्सनली नॉट अप्लाई. देयर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट दिस कंपनी, बट आई विल वेरी क्विकली टॉक अबाउट इट, एंड प्रोबेबली ये सबसे छोटा रिव्यू होगा. बट 12 करोड़ कंपनी रेस कर रही है 40 करोड़ के मार्केट कैप पे. फिक्स प्राइस इशू है. अगेन वन ऑफ दोज इश्यूज वेयर you doubt why the company is coming at this market cap पर, like क्यों लिस्ट करा रहे हैं. बट अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी जो है वो ब्रास और स्टील की वायर्स वगैरह बनाती है, जो B2B में ये फिर सेल करते हैं. और ये जो वायर होती है वो पैकेजिंग में यूज होती है, इंजीनियरिंग में यूज होती है, स्टेशनरी में यूज होती है, इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है उसमें जो वो वायर लगती है ब्रास की, वो वाली वायर वो सेल करते हैं. तो 53% पैकेजिंग में यूज होती है, 23% इंजीनियरिंग में यूज होती है, 13.5%, 13.5% स्टेशनरी में यूज होती है, 5.5% इमिटेशन ज्वेलरी में यूज होती है. और जो इनकी प्रोडक्ट है तो 52% ब्रास वायर है, 45% स्टील वायर है. सो दैट ऑल्सो इज एसेंशियली डिवाइडेड इनटू बोथ दीज कैटेगरीज. इट्स मेनली कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र. द बिजनेस मेनली कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र विद 90% ऑफ इट कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र. इनके 2 प्लांट है, एक पलघर में एक पनवेल में है. जो पलघर वाला प्लांट है उसमें लगभग 610 की मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है, और उसमें से वो 450 मेट्रिक टन पे ऑपरेट कर रहा है 74% पे. उसके अलावा उनका एक पनवेल में भी मेट्रिक टन है जिसमें 630 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी, जो कि बहुत ही कम 240 मेट्रिक टन पे ऑपरेट कर रहा था 38% पे, पर उसको उन्होंने अभी क्लोज कर दिया है 2024 में. और उसके बाद उसकी जो 270 मेट्रिक टन जो कैपेसिटी थी 630 में से वो उनकी खुद की थी, बाकी रेंटेड थी. तो वो जो 270 मेट्रिक टन कैपेसिटी वाली जो मशीन थी वो उन्होंने पलघर के यूनिट में शिफ्ट कर दी है. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल इनकी कैपेसिटी है अराउंड 880 मेट्रिक टन की, जिसमें से वो काफी कुछ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. सो इट विल नॉट बी अ कंपेरेबल. 680 डायरेक्ट नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो उसमें जो रेंटेड मशीन थी उससे भी वो कर रहे होंगे, बट इट वुड बी समवेयर अराउंड 70%. और उसके अलावा कंपनी के पास 18 एम्प्लॉई हैं. अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज की बात करूं तो रेवेन्यू प्रोबेबली FY23 में कंपनी ने 14 CR का बिजनेस किया था, जिसमें उनने जो पैट था उनका वो अराउंड 10 लाख रुपीस था. और वो जो FY24 में आते ही वो रेवेन्यू जो है वो 14 CR से 15 CR हुआ है, बट जो पैट है वो 10 लाख रुपीस से 80 लाख रुपीस हो गया. इट्स जस्ट दैट दीज नंबर्स आर सो स्मॉल दैट आई रियली फील कि मैं लाइक इट्स डिफिकल्ट टू से कि नहीं ये कैसे ही हो गया, क्योंकि 10 to 80 lakhs इज पॉसिबल. बट अगर मैं ऐसे देखूं कि कंपनी ने क्या दिखाया कि उनका रीजनिंग क्या है एबिटा बढ़ने का, तो उनने जो रीजनिंग बताया देयर इज नो कंक्लूसिव रीजनिंग फॉर इट. उनने बस बताया कि हमारा एबिटा इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे अदर एक्सपेंसेस कम हो गए. वो 1.34 CR था वो 1.07 CR हो गया. उसकी वजह से हमारा जो अदर एक्सपेंसेस, उन्होंने रीजनिंग उसका ये लिखा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से रेंट कम लगा, कमीशन कम लगी, रिपेयर कम हुए. बट
रेवेन्यू तो सेम है यार, 14 करोड़ पिछली बार था, इस बार 15 करोड़ है। सो उसमें कितनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई ये मुझे समझ नहीं आया। सिमिलरली उनने लिखा है कि जो रॉ मटेरियल है वो ब्रास वायर है, वो उनको पहले वो 1.05 केजी यूज होता था पर आउटपुट में, अब वो 1.2 केजी होता है क्योंकि वो बेटर ब्रास वायर ले आए, एनहेंस क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बट मुझे भी एग्जैक्टली वो रीजनिंग ऑनेस्टली समझी नहीं। सो अब अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी, जैसे मैंने बताया, 14 करोड़ रेस कर रही है। उसमें से वो बेसिकली जो उन्होंने पनवेल वाली फैक्ट्री बंद की है, वैसे वो दूसरी फैक्ट्री लेना चाह रहे हैं 6 करोड़ रुपए की, और उस पर मशीन वगैरह बना के काम करेंगे। 2 करोड़ मशीनरी का खर्चा है और 1.5 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हैं कंपनी के। और जो कंपनी ने एमओयू ऑलरेडी साइन कर रखा है कहीं पे, तो जहां पे ये 3.5 करोड़ रुपए का लैंड लेंगे और उस पर फैक्ट्री बनाएंगे। तो अगेन 83 लाख पैट जो इनका है, 83 लाख पैट अगर मैं मान भी लेता हूं, तो उस हिसाब से भी कंपनी का आस्किंग प्राइस इज 48 सीआर, क्योंकि 40 करोड़ पे आ रही है। जस्ट दैट इट्स सो स्मॉल की पैट ज्यादा लगेगा ही। सो अगर कंपनी करती है आगे कुछ अच्छा तो देख लेंगे, बट अगेन एट दिस मोमेंट इट जस्ट डजंट फील राइट टू कंपेयर इट इवन विद पीएस, बिकॉज दे सो स्मॉल इन साइज। और जो मर्चेंट बैंकर है, अगेन नथिंग टू हिट होम विथ रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्ड ऑफ मर्चेंट बैंकर एज वेल। इन्वेंचर मर्चेंट है, इससे पहले उनका क्लिनीटेक करके एक इशू आया था, वरिया करके एक इशू आया था। Not the most best issues are picked up by this merchant banker. So I'll definitely be avoiding this company. But that's with respect to Excellent Wires. There's not a lot to speak about. In fact, if anything, I gave it more time than what it deserved per se. Anything that any of you guys have to add on Excellent Wires, or we can probably move to the last issue, which is Innomet. आई विल जस्ट ऐड वन थिंग कि पैट क्यों बढ़ा। पैट इसलिए बढ़ा कि आईपीओ भरना चाहिए, बाकी इसका कोई रीजन नहीं सर। और आई फील वन शुड क्लियरली अवॉइड। और ये आपको स्टॉक मिलेगा 50% नीचे 6 महीने बाद, तो नो यूज इन अप्लाइंग सच वर्स्ट इश्यूज। Tanmay is always more diplomatically incorrect. I just try and give out a slightly more politically correct reading. Having said that, we'll kind of go forward to Yash. We'll talk about Innomet. एक बार Innomet में set कर देता हूँ यश के लिए. So it's a decent sized issue. It's a 34 CR issue. इसका भी काफी ज्यादा PE है कंपनी का, but seemed like an interesting issue for sure. So I was definitely interested to know about the review of this company. So Yash, do you want to go ahead and talk about Innomet? या श्योर। सो बहुत एक्सपेंसिवली प्राइस्ड कर रखा है कंपनी को। आई थिंक इट्स कमिंग एट पी ऑफ 50-51, बट लेट्स सी कि कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली कंपनी इज इनटू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स एंड दे आर इनटू मेटल पाउडर्स एंड टंगस्टन हेवी मेटल अलॉयज। तो बेसिकली ये बहुत वाइड इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। फ्यू ऑफ देम शुड बी एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली इनके दो डिविजन्स हैं, दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दे हैव सेट अप। द वन इज Innomet powders, which supply metal and alloy powders. They have 20 products, including copper, bronze, brass, nickel, etc., etc. The main thing for this division is they have developed few import substitute products, which will be their key areas going forward. तो अभी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया है गवर्नमेंट ने, वो काफी एरियाज में इन्होंने काफी नीश प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं। आई थिंक एम्यूनिशंस वगैरह पे भी गवर्नमेंट हैज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट 5 years में कुछ इम्पोर्ट नहीं होगा एम्यूनिशन का, तो उसके लिए पाउडर्स वगैरह they can provide. The second division is inouting, which is tungsten heavy alloy manufactured through powder metallurgy processes. So these are heavy components made out of tungsten, which is one of the very hardest metal, I would say. ये basically plates, bars, cubes के form में होते हैं, and these are manufactured as per the request of the client. तो basically ये जो tungsten heavy alloys हैं, इसका major these are major used in aerospace, आपका missiles में, defense में, aircrafts में, उसमें यूज करा जाता है। कंपनी को एप्रिसिएशन बहुत मिला है फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज लाइक DRDO, HAL, बाबा एटॉमिक रिसर्च एंड IIT हैदराबाद। अभी करंटली दे हैड अ डेट ऑफ 13.3 crores. आई थिंक one of their की आई वुड से कि उनको अपना डेट भी कम करना है विद दिस इशू। आई थिंक 2 crores they are paying less. And moreover they are
coming to capex, then working capital, and then repaying their debt. I think mota moti they are expanding their this metal powders का existing facility from 600 tons to 1400 tons. And जिसमें से I think they'll spend 6 crores and then बाकी 11 crores will be their working capital requirement. अभी working capital में the industry itself is a very capital intensive business. तो अभी last 2-3 years में जितना business में देखा है, they are rotating 3 cycles in a year of their working capital. तो basically धंधा ही ऐसा है कि जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा उतना ज्यादा कंपनी का टोटल टर्नओवर आएगा, क्योंकि मेटल पाउडर्स इज क्लोज टू 70-80% ऑफ देयर बिजनेस एंड विच इज अ वॉल्यूम हैवी बिजनेस. ऑल्दो टंगस्टन हैवी में मार्जिन्स आर बेटर, इबिडा मार्जिन्स आर बेटर, पैट मार्जिन्स आर बेटर, बट मेटल उनका कैपेसिटी बेटर है. तो बेसिकली 2 अलग अलग प्लांट है, तो ऐसा है कि दे आर नॉट डिसाइडिंग कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो जो प्लांट जैसा करेगा वो वैसा कंट्रीब्यूशन देगा. ऐसा नहीं है कि दे आर रिस्ट्रिक्टिंग टू कि मैं 80% टंगस्टन करूंगा एंड 20% ये करूंगा. दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक दीज थिंग्स इन माइंड. तो दोनों अलग यूनिट है, तो दोनों अलग तरीके के लीडर्स उसको लीड कर रहे हैं, तो दोनों सेपरेटली ही परफॉर्म करेंगे. बट मेजरली 70% मेटल पाउडर्स है एंड विच इज अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस. तो जितना वर्किंग कैपिटल होगा उतना ज्यादा उनको टर्नओवर एंड रेवेन्यू करने में ईजी होगा. अभी इन्वेंट्री लेवल्स टंगस्टन हैवी अलॉय की वजह से बहुत ज्यादा है बैलेंस शीट में फंसा हुआ, विच इज बेसिकली बिकॉज कि रॉ मटेरियल्स अगर उन्हें लेना होता है तो उसमें टाइम लग जाता है. 2 से 3 महीना तो खाली सप्लाई आने में लग जाता है. देन फिर उसके बाद उनको और होल्ड करना पड़ता है बिकॉज देयर आर असेसमेंट कि ये प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल सही है. तो बेसिकली द प्रोडक्ट गोज थ्रू 3 to 4 लेवल ऑफ असेसमेंट, जिसमें टाइम लगता है 30-35 डेज का. तो इसलिए आई थिंक अराउंड 120 डेज का इनका टर्नओवर साइकिल है. But I think total of FY25 में they require close to 20 crores of working capital, जिससे they'll be easily clocking in around 57-60 crores of top line. And current capacity utilization I think 35-40% तक है. But in next 2 years they have a target of optimizing it and moving to 100 crores top line. I think yeah, that's it. I think currently इस प्राइस पे जिस पे ये इशू आ रहा है उस पे तो it's quite expensive, but let's see how it lists out and क्या रेट पे नीचे मिलता है. But looks very interesting and very niche capability है इनका. The component which they make with their tungsten heavy alloys that are very niche and I think it's the moat of their business कि वो कोई replicate नहीं कर सकता what they are doing. Yeah, so thank you Yash for that. मेरा भी similar view है. मैंने Innomate थोड़ी सी पढ़ी है. काफी ज्यादा niche product है and there I feel there is going to be government regulations की वजह से tailwinds which will help the industry. Slightly expensive but definitely क्योंकि 13 को comparatively कोई issue नहीं है, so I feel this will be very heavily subscribed and because of which इसको थोड़ा सा उसका भी benefit मिलेगा. But that was our read of Innomate. We will now. I have 2 main questions in comments which we'll take. I'll take the first one. एक question ये कि हीरो का शेयर कब तक ले सकते हैं in order to be eligible for the shareholder quota, क्योंकि उन्हें DRHP फाइल किया है. So just want to mention उन्होंने अभी DRHP फाइल किया है. जब RHP आएगा उससे पहले लेना होता है. DRHP is draft red herring prospectus, RHP is red herring prospectus. तो अभी कम से कम 3 महीने है मेरे हिसाब से. मे बी तन्मय you can add more, but अभी टाइम है. तो जब लेना होगा उससे पहले सब चिल्ला के बता देंगे आपको कि ये हीरो का एक शेयर ले लो in order to be eligible for Ether Energy IPO shareholder quota. So don't worry about that. There is a lot of time. If you want to buy tomorrow, might as well, but there's no benefit of buying tomorrow. उसके अलावा जो second question है वो ये है कि what is the probability, what is the IPO your priorities in terms of applying IPO. So maybe all of us can share our priorities. Maybe I'll start with myself. I'm going in on Bajaj and PN Gadgil. First Bajaj, second PN Gadgil, and then on SMEs I will try and apply for Traffic Sol, and then maybe Innomate. So that is what I have thought as of now. But over to you guys if you guys want to talk about if you have already thought about it, or what are you currently thinking, because that's something which is commonly coming up every time. I am also thinking the similar one. I'll go full force in Bajaj, then I will deploy the left funds in the PN Gadgil, and then I will target Traffic Sol and Innomate. Same strategy.
So personally, I will be going with, I have more capital but less accounts. So I'll be going with Bajaj Housing, PN Guardian. I am also going to go for this one, Vision Infra. I quite like that business. I will also go for Cross, PROSS. And I think by then all of this money will be free, or at least all the Bajaj money will be free for Innomet. So that I will go for that at the end. Although I don't apply much in the IPOs, but I'm surely looking forward to buy Vision Infra and Innomet on listing. I like said, I'm also going to apply विजन इंफ्रा ओके आई थॉट कि वो जो नेक्स्ट आईपीओ जोन की बात हो रही है विजन में मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ. Okay, so that's pretty much it. If you guys have any questions, follow all four of us per se. It helps to just to reach out to more people. So definitely follow us and follow the YouTube channel. उस पे भी हम ये space डाल देंगे. If you have any questions, post them in the chat. I'm just going through the chat box to see कि कोई question है क्या जिसको मैं very quickly cover कर सकूं. कुछ क्वेश्चंस है कि क्या ये जीएमपी जस्टिफाई करता है या नहीं, तो हमने एक फंडामेंटल रीड बता दिया है अपना. उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि क्या जीएमपी जस्टिफाइड है या नहीं है. वी आर नो वन एंड वी आर जस्ट लाइक यू एंड वी आर जस्ट डिसाइडिंग ऑन fundamentals what we are planning to do. Do not follow us. We are not SEBI registered. It's just we are giving an idea on what we are planning to do. But yeah, that's pretty much it from our side on the space. Thank you so much guys for joining. We'll see you hopefully next week. Thanks, everyone.